हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ अपने पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने पिछले दिनों एक सीरीज शुरू किया जिसमें भारत के प्राचीन समय से लेकर अब तक के विदेशी आक्रमणों के कड़ी को एक क्रमबद्ध इतिहास को लेकर के, जिसमें मैंने शीर्षक बनाया था प्राचीन भारत या विदेशी आक्रमण से अब तक भारत या आज़ाद भारत कह सकते हैं। तो जिसमें मैंने बहुत ही संक्षिप्त में पूरे विदेशी आक्रमणों का एक सीरीज बनाया और आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आपने देखा होगा जिसमें मैंने ईरानी आक्रमण से लेकर के भारत पर तुर्कियों के आक्रमण तक का जिक्र किया, यहाँ तक कि अंग्रेजों के भारत पर यूरोपियनों के व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आने की बात कही थी। और मैंने यह भी कहा कि इस सीरीज को अगर आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर एक भारत का इतिहास प्राचीन काल से आज़ाद भारत तक को आप आसानी से समझ सकते हैं। इस चैप्टर में बहुत ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा, आप देखेंगे और उससे आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। यहाँ तक कि आज के कंपटीशन युग में इंफॉर्मेशन बेस जानकारी बहुत ही ज़रूरी होती है और उस इंफॉर्मेशन बेस में मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास पहुँच सके। पिछले क्लास में मैंने ईरानी आक्रमण का जिक्र किया था और इस बार मैं यूनानियों के आक्रमण का जिक्र कर रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि भारत पर आखिर यूनानियों ने क्यों आक्रमण किया। आखिर भारत में क्या संगठित शासन व्यवस्था नहीं थी? सोचने के लिए हमें विवश होना पड़ता है और इसका हल हमें इस रूप में निकलता है कि भारत पर जरूर विदेशी आक्रमण हुए और उस दौरान भारत पर संगठित शासन व्यवस्था भी थी। और आपको याद होगा कि जब यूनानी शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो उस समय में नंद वंश के शासक धनानंद शासन कर रहा था। नंद वंश एक महान राजवंश था, मगध पूरे भारत के शासन का केंद्र था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब नंद वंश का शासन भारत में मगध में था तो पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में छोटे छोटे राज्य में वैमनस्यता थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था। उन छोटे छोटे राजवंशों में दो राजवंश बहुत ही प्रभावशाली था। एक तक्षशिला का शासक था और दूसरा पौरव का शासक था। तक्षशिला जो पेशावर का क्षेत्र था, जिस मानचित्र में मैंने दिखाने का प्रयास किया हो, जो आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। सवाल उठता है कि जब देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, किसी राज्य की आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होती है तो उसका विदेशी बाहरी ताकतों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, उसका फायदा उठाया जाता है। निश्चित तौर पर वही हुआ। तो ये तो पश्चिम उत्तर भारत की स्थितियां थी। दूसरी तरफ मैं आपके समक्ष कुछ बातों को सिकंदर को लेकर के करूंगा। और सिकंदर चूंकि यूनान का शासक था और यूनान 4 प्रांतों में विभक्त था, जिसमें एक मैसिडोनिया थे, एक सीथिया, दूसरा पार्थिया, चौथा बैक्टीरिया का प्रांत था। भले सिकंदर के बाद ये चारों प्रांतों में सेल्यूकस निकेटर मैसिडोनियन थे जो भारत पर पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में आक्रमण किया और शासन किया। बैक्टीरिया भी पीछे नहीं रहा, वहाँ के भी शासक पश्चिमी उत्तर भारत में शासन किया। सीथिया का भी शासन भारत पर शासन हुआ और पार्थिया का जो पहलव कहलाया, बैक्टीरिया का जो शक कहलाया और सीथिया का
शक सीथिया का शक कहलाया, बैक्टीरिया का यवन कहलाया। पार्थिया, सीथिया और बैक्टीरिया और मैसिडोनिया। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, सीथिया, पार्थिया, बैक्टीरिया और मैसिडोनिया। मैसिडोनिया का सिकंदर, पार्थिया जो पहलव के रूप में भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में शासन किया। आगे चल करके मैं इस पर भी डिस्कस करूंगा कि आखिर सीथिया का जो शक था वो किस रूप में और कहाँ भारत में किसके समकालीन शासन किया था और उसका मुकाबला किससे हुआ, पहलव का किससे हुआ, यमन का किससे हुआ। लेकिन फिलहाल मैं सिकंदर पर फोकस कर रहा हूँ और सिकंदर के बारे में ये जान लें कि लगभग 330 BC के आसपास मैसिडोनिया का शासक फिलिप की मृत्यु के बाद 20 वर्ष का एक युवा सिकंदर, अलेक्जेंडर सिकंदर शासक बना मैसिडोनिया का, और चारों प्रांतों को जीतने के बाद वह पूरे ईरान को, फारस को जीता और फारस को जीतने के बाद वो अफगानिस्तान पर चढ़ाई किया और अफगानिस्तान को एक काबुल जो आप मानचित्र में देख रहे हैं यहाँ तक आकर लगभग 327 में वह अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ। फिर वह आगे की ओर बढ़ता। उससे पहले मैं ये बता दूं कि सिकंदर का क्या उद्देश्य था भारत में आक्रमण करने का। तो उसका उद्देश्य था विश्व विजेता बनना। कुछ जानकारों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर का एक और उद्देश्य था जो अमरता को प्राप्त करना था। वास्तव में सिकंदर महान शासक हुआ, लेकिन कुछ सूत्रों के अनुसार यह भी माना जाता है कि सिकंदर महान बेवकूफ इंसान था। वह बड़ा क्रूर था। वह अपने आप को सही साबित करने के लिए अपनों को ही मारता था और अपनों पर वह नियंत्रण रखता था। निरंकुश शासक के रूप में हुकूमत चलाने के में विश्वास रखता था। लेकिन बाद में वह अपनी अमरता को भूलकर महान बन गए। आखिर क्या कारण था? इसके पीछे कुछ और भी बातें हैं, लेकिन उसकी सत्यता कितनी है इसके बारे में इतिहास मौन है। खैर जो भी हो, सिकंदर काबुल से आगे बढ़ा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए और वह पुरुषपुर होते हुए अटक पहुंचा, जहां तिब्बत के मानसरोवर झील से भारत के जम्मू कश्मीर होकर एक महान विशाल नदी निकलती है और वह सिंधु नदी है, जिसको सिंधु नदी वर्तमान पाकिस्तान के अटक होकर के वह अरब सागर में गिर जाती है। उसी सिंधु नदी को अटक के निकट वो पार किया और फिर वह खैबर दर्रा होकर के जो भारत आया था, उसे ये एहसास हो गया कि उस पश्चिमोत्तर भारत में जो शासन व्यवस्था है वह पूरी तरह से एक दूसरे शासकों के खिलाफ है। वह यूनाइटेड नहीं है, वह एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा है, यानी कि डिसेंट्रलाइज है। कोई यूनाइटेड किंगडम नहीं है। लेकिन उसमें दो शासकों को उन्होंने वॉच किया कि जो उनसे मुकाबला करने में सक्षम हो सकता है, और वही हुआ। पहला तक्षशिला का शासक था जो आम्भी थे, और आम्भी को उन्होंने जब मुकाबला के लिए आमंत्रित किया तो आम्भी ने अपनी अधीनता सौंप दी और बिना किसी युद्ध किए उसकी मित्रता को स्वीकार कर यहाँ तक वादा कर लिया कि वो आगे के अभियान में उन्हें मदद करेंगे। अब सोचिए, जहाँ के शासक ऐसा हो तो क्या हो सकता है। आम्भी से मित्रता कर वह आगे की ओर जब अग्रसर हुआ तो लगभग 324 BC में वह पंजाब पौरव का शासक पुरु के से मुकाबला करने के लिए तैयार होता है और झेलम के तट पर वैसे कई दिनों तक झेलम के इस पार और उस पार दोनों की सेना मुकाबला के लिए तैयार थी और उस झेलम के तट पर दोनों का 325 BC में युद्ध हुआ। उस युद्ध का परिणाम ही रहा कि सिकंदर की
महान सेना, सिकंदर की एक विशाल सेना जिसमें हर तरह की सेना से परिपूर्ण था, जिसमें घुड़सवार सेना, तीरंदाज, पैदल सैनिक सभी से लैस था। दूसरी तरफ पोरस की भी सेना कमजोर नहीं थी। उनकी सेना भी कहा जाता है कि हाथी सेना से भरा था। लेकिन बरसात के दिनों में जब दोनों सेना झेलम के तट पर लड़ रही थी तो उसमें घनघोर वर्षा का फायदा उठाया सिकंदर की सेना ने और हाथी सेना को पराजित करने में सफल हुआ। इस युद्ध को इतिहास में हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। फिर ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर ने पोरस, जो पुरु के नाम से प्रसिद्ध था, पोरस के राजा को बंदी बना लिया और वह अपने दरबार में जब उसे उपस्थित किया तो कहा जाता है कि दोनों में एक महान वार्तालाप हुई, जिसमें ये कहा जाता है कि सिकंदर ने जब पोरस को कहा कि एक बताओ तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए, कैसा बर्ताव किया जाए, तो पोरस ने बड़ा निर्भीकता और बहादुरी से उन्हें जवाब देता है कि वही व्यवहार करे जो एक सम्राट दूसरे सम्राट के साथ करता है, एक शासक दूसरे शासक के साथ करता है। आप सोच सकते हैं कि पोरस बंदी होने के बावजूद भी अपने आप को एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी शासक समझता था और इस बात से सिकंदर काफी प्रभावित हुआ और वह निर्णय लिया कि उसके जीते हुए राज्य को वह वापस कर देगा। और ऐसा ही हुआ। सिकंदर ने पोरस को सम्मान पूर्वक उसके राज्य को वापस कर दिया और वह अपनी सेना को लेकर के आगे बढ़ा। संजोग ऐसा था कि बरसात के दिनों के होने के बावजूद वह उसकी सेना को प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ा और वह तक्षशिला को पार कर वह सिकंदरा और फिर वह लगभग सौभूति नामक एक स्थान है जो ब्यास नदी के तट पर है। ठीक है। और ब्यास नदी के तट पर जब वह पहुंचा तो उनकी सेना हतोत्साहित हो गई क्योंकि बरसात का समय था और ब्यास नदी में उफान थी और लहरें इतनी तेज थी उस नदी को पार करना संभव नहीं था। सिकंदर की सेना निराश हो गई और फिर वह सिकंदर को यह खबर भिजवाया कि वह ब्यास नदी को पार करने में असमर्थ है। फिर सिकंदर अपने सेनाओं को साथ लेकर सौभूति से सीधे संगाला की ओर रवाना हो गए और वहां झेलम के तट पर फिर पहुंचा और झेलम के तट से वह अपनी सेना को दो भागों में बांटकर एक भाग के साथ वह खुद यहाँ से झेलम के किनारे किनारे और पैरेलल आगे बढ़ा और मालव तक पहुंचा। मालव से वह अपने सेना को आगे लेकर के सुद्रक, फिर सुद्रक से सोदार्य जो सिंधु नदी के सतलज नदी के उस पार है, सिंधु नदी के किनारे, फिर वह आलोर पहुंचा, सिंधमान पहुंचा, फिर पोटन के पास जो भारत के गुजरात के समुद्र तट के किनारे है, वहां पर आकर के वह अरब सागर के किनारे सिंध प्रदेश में प्रवेश कर वह अरबियन तट से होकर वापस अपने राज्य की ओर रवाना हुआ और वह मकरान तट किनार खाड़ी होकर के वह वापस यूनान की ओर चले। लेकिन यूनान में पहुंचने के बाद ऐसा माना जाता है कि 323 BC में बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह सिकंदर मगध आने में सफल नहीं हो पाया और मगध जो पाटलिपुत्र का राजधानी था, सेंटर था, मगध का राजधानी था, जो भारत में पूरे शासन व्यवस्था का एक केंद्र था, नंद वंश का शासन पूरे संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में पश्चिमी उत्तर भारत का ये सारा क्षेत्र जो वर्तमान पाकिस्तान में है
वह एक तरह से कहा जाए तो मगध के अधीन होने के बावजूद भी छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। 323 बीसी में दो परिवर्तन हुआ। एक परिवर्तन ये हुआ कि जब 323 बीसी में बेबीलोन में सिकंदर की मौत हो गई, तब उस यूनानी सेना का और यूनानी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उनके सेनापति सेल्यूकस निकेटर को मिला और सेल्यूकस निकेटर यूनानी क्षेत्र का शासक बना और इधर मगध में सत्ता परिवर्तन हुआ। महान राजनीतिक दार्शनिक चाणक्य के शिष्य और चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, वह अपने आप को मगध के योग्य शासक होने के लिए तैयार था और 323 बीसी में चाणक्य की सहायता से वह पाटलिपुत्र पर मगध पर आक्रमण किया और धनानंद को की विशाल सेना को पराजित कर सत्ता परिवर्तन कर दिया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से धनानंद का समूल नष्ट कर देता है। ये बात भी दूसरे कड़ी की ओर इशारा करता है, जहां चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की संघर्ष की कहानी को बताता है। वह हम यहाँ जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ ये आपको स्पष्ट कर दूं कि 323 बीसी में जहाँ यूनानी प्रांत का शासक सेल्यूकस निकेटर होता है, वहीं मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य होता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य मगध को एक अखंड भारत के रूप में चाणक्य जैसे मार्गदर्शक के निर्देशन में अभियान के तहत एक व्यवस्थित शासन प्रणाली के तहत आरंभ करता है और उसमें सफल होता है। बंगाल से लेकर के ईरान की सीमा तक और हिमालय से लेकर के लगभग विंध्य पर्वत तक उनका एक छत्र राज्य कायम होता है। सिकंदर के बाद सेल्यूकस निकेटर पश्चिमी उत्तर भारत में जब शासन कर रहा था, तो उनकी आकांक्षा फिर से मगध की ओर बढ़ी, लेकिन झेलम नदी के किनारे लगभग 305 बीसी में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के सेना से चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का मुकाबला फिर से एक बार 305 बीसी में होता है और 305 बीसी में सिकंदर की सेना पूर्व सेना और बाद के सेल्यूकस निकेटर की सेना झेलम के तट पर जब मुकाबला के लिए तैयार होता है, तो सिकंदर की रणनीतियों को अपनाकर सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध के लिए ललकारता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के निर्देशन में उस युद्ध को जीतने में सफल होता है और उनके सारे प्रांतों को, जिसमें 4 प्रांत प्रमुख था, उनको अपने अधीन करने में सफल होता है। लेकिन सेल्यूकस निकेटर अपनी हार को स्वीकार करता उससे पहले उन्होंने अपने राजदूत के रूप में विशेषज्ञ विद्वान मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र भेजता है और चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज के बीच एक संधि होता है। उस संधि का परिणाम ये हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में वह एग्रीमेंट तय हुआ कि मगध साम्राज्य की सीमा और यूनानी सीमा के बीच में जो ये हिंदू पर्वत का क्षेत्र था, वो हिंदू पर्वत एक सीमा का काम करेगा और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस निकेटर के कई प्रांतों को जीता था, जिसमें हेरात से लेकर के काबुल तक का पूरा क्षेत्र था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन हो जाएगा, जिसमें काबुल, कंधार, अब कंधार का यहाँ देख रहे हैं, कंधार सहित सभी क्षेत्रों पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। और साथ ही साथ उस संधि का एक और परिणाम था कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, जिसका नाम हेलेना कार्नेलिया थी, उस हेलेना कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह संपन्न हुआ। कहा जाता है कि उस विवाह का परिणाम यूनानी और भारतीयों के बीच में जो वैमनस्यता थी वह खत्म हो गई और मित्रता का इतिहास शुरू हुआ। लेकिन यूनानी
मित्र तो बन गए, लेकिन यूनान के बाद के प्रवर्ती शासकों में जो यूनान का क्षेत्र था, जैसे शक था, यवन था, वो भारत के पश्चिमी उत्तर भारत में सेल्यूकस निकेटर के बाद भी कई बार आक्रमण किया, और वह आक्रमण भारत के लिए एक तरह से यहाँ के शासन व्यवस्था के लिए, शासन व्यवस्था को अंत करने के लिए जिम्मेदार साबित हुआ। कहा जाता है यवन शासक मेनांडर हुआ, शक शासक रुद्रदामन थे, गोंदोफर्निस जो पहलव शासक था वो पश्चिमी उत्तर भारत में शासन किया था और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अधिकार करने में भी सफल हुआ। वो अलग थी, अलग चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल 305 BC में यूनानियों का भारत से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रभाव को खत्म करने में सफल हुआ माना जाता है। अब सवाल उठता है कि जब यूनानी भारत पर आक्रमण किया, विजय प्राप्त किया, अंततः चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा समाप्त किए गए, तो उसका परिणाम क्या हुआ। कहा जाता है कि यूनानियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव भारत पर भी पड़ा और भारत के शासन व्यवस्था का प्रभाव यूनानियों पर भी पड़ा। भारत पर जो प्रभाव पड़ा वो कला और संस्कृति में बहुत ज़्यादा था, जिसमें गंधार कला का शुरुआत यूनानियों से भारतीयों ने सीखा। दूसरी मुद्रा प्रणाली, मुद्रा जारी करने की प्रणाली, जो मुद्रा सिस्टम में इमेजिंग करने का, उसके ऊपर छवि बनाने की बात थी, वह भी भारतीयों ने अपनाया। सैन्य नेतृत्व भी भारतीयों ने अपनाया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं देखा गया, लेकिन बाद के शासकों ने इसको अपनाया, जैसे अशोका ने भी इसको अपनाया। फिर अशोक के बाद के शासन व्यवस्था में कुछ कनिष्क के काल में यूनानियों का प्रभाव देखा गया। कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था, तो इस तरह से यूनान के शासन का भारत पर दूरगामी प्रभाव पड़ा, सैन्य क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, और इसका लाभ हमें मिला, भारत को मिला। इसी के साथ आज हम लोग सिकंदर के आक्रमणों का सिलसिला को देखा, जैसे वह किस ओर से आया, खैबर दर्रा होकर के आया भारत में, और ब्यास नदी के तट पर स्वभूति नामक स्थान से वह रिटर्न चला गया और संगला में झीलम नदी के किनारे होकर के फिर वह सिंधु नदी के तट से गुजरात के सिंध प्रदेश में जाकर के वह अरबियन सी के तट होकर के बेबीलोन चला गया। ठीक है, इस तरह से आज का पाठ हम यहीं रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूनान के बाद का भारत पर किसका आक्रमण था और वह किस का परिणाम क्या हुआ। ओके, थैंक यू।